बना दीजिएगा ताकि मैं। ठीक है। अच्छा जी बच्चों, क्या हाल चाल है? क्या खबर है? और कैसी तैयारी चल रही है? और काइंडली मुझे अपडेट करिएगा। और आई होप कि आप लोगों ने पिछला सारा काम जो है वो मुकम्मल कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है ना? तो मुझे अपडेट करें सारी चीज़ें सही चल रही हैं, दुरुस्त हैं? कोई मसले मसाइल, कोई ऐसी बात कि जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही हो? सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, ग्राफ्स वगैरह, है ना? सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं ना अच्छे से? कोई भी किसी किस्म की शिकायत है मुझसे तो मुझे बता दो भाई कि सर आपसे ये वाली शिकायत है, हमें ये चीज़ आप सही नहीं पढ़ा रहे, या हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ऐसी कोई बात है तो भी बता दो। और बाकी सब सेट है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि सारी चीज़ें जो है वो सेट चल रही हैं, और कोई शायद आप लोगों को मसला नहीं है ना? से पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, माशाल्लाह, चलो ज़बरदस्त। ठीक है, चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी तरह से कोर्स चलता रहेगा। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 1 से रिलेवेंट हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस करी थी। ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 ही हम आज भी करेंगे। पिछली क्लास में जो है वो मैंने आप लोगों को क्या चैप्टर नंबर 1 के कोई सॉल्यूशंस वगैरह दिए थे? क्या मैंने आप लोगों को कोई सॉल्यूशंस वगैरह दिए थे चैप्टर नंबर 1 के? मुझे असल में याद नहीं रहता, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, नहीं दिए थे। अच्छा, बहरहाल बेसिक लेक्चर शायद दिए होंगे मैंने चैप्टर नंबर 1 के। आज हम लोगों की कोशिश ये होगी कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो एक मेजॉरिटी हद तक जो है वो हम ख़त्म कर ही लें, क्योंकि आज की क्लास जो है वो मेरे ख्याल में आप लोगों के साथ मेरी जो है वो चौथी क्लास होगी शायद, है ना? आज जो है वो आप लोगों के साथ चौथी क्लास होगी, तो मेरे ख्याल में अब जो है वो हमें चीज़ें जो है वो ख़त्म करने की तरफ बढ़ना होगा। और ये सवाल थे 3 जो मैंने आप लोगों को अभी जो है वो ग्रुप पर भी भेजे थे, और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि भाई ये सॉल्व कर कर आप मुझे सेंड करें। ठीक है। तो जनाब कितने लोगों ने ये सवालात जो है वो सॉल्व कर दिए हैं? और इसकी पिक्चर ज़रा मुझे सेंड करें। ठीक है। ये तीनों सवाल जो है वो सॉल्व कर कर ज़रा मुझे पिक्चर सेंड करें। और स्टूडेंट्स जितने भी ग्रुप पर आप लोग हैं, अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दें, और कोशिश यह करा करें कि आप लोग जो है वो क्लास टाइम पर ज्वाइन करें। ठीक है। अच्छा जी देखिए, मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है लाइन पासिस थ्रू दी पॉइंट 3,5 एंड हैज सेम वैल्यूज ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन है जो 3,5 से गुजरती है, और उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज जो हैं वो सेम है, और इस लाइन की आपने इक्वेशन ढूंढनी है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट से हम कह लेते हैं कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है a,0, और इसका जो वाई इंटरसेप्ट है ना वो है 0,a। ए क्यों लिखा? ए इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एक्स इंटरसेप्ट कितना है, और हमें ये भी नहीं पता कि वाई इंटरसेप्ट कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि जो एक्स इंटरसेप्ट है और जो वाई इंटरसेप्ट है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के जितने हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने लिखा लाइन पासेस थ्रू दी पॉइंट 3,5 एंड हैज सेम वैल्यूज ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक लाइन जो है वो 3,5 से गुजरती है, और उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों बराबर हैं। यानी कि अगर एक्स इंटरसेप्ट जो है वो a,0 है, तो वाई इंटरसेप्ट जो है वो 0,a है। एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स एक्सेस पर वाई जीरो होता है, और वाई इंटरसेप्ट यानी कि वाई एक्सेस पर एक्स जीरो होता है। ठीक है। तो हम m ढूंढ सकते हैं। m कैसे ढूंढेंगे? y2 माइनस y1। ठीक है ना? y2 माइनस y2 a है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हमारे पास ये a डिवाइडेड बाई माइनस a डिवाइडेड बाई माइनस a, यानी कि ये -1 आ जाएगा। ठीक है। m की जो वैल्यू है ना वो -1 आ जाएगी, और जब m की वैल्यू -1 आ जाएगी तो हमें ये पता है कि ये लाइन जो है वो 3,5 से भी गुजरती है। हम इसको सबसे पहले तो ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, और अब हमें m पता है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -x प्लस सी। ठीक है। अब c कैसे ढूंढेंगे? c ढूंढने के लिए आप जो है ना वो x का जो पॉइंट है 3,5 वो इसमें पुट कर दो, यानी कि y की जगह 5 लिख दो और x की जगह जो है वो 3 लिख दो।
तो आपका सी आ जाएगा, और जो सी बनेगा वो बन जाएगा 8। और जब सी 8 आ जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू -x+8। ये इक्वेशन बन रही होगी। क्या इसमें कोई मसला है? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। जिसने अभी लेट ज्वाइन शुरू किया है, लेट शुरू किया है क्लास लेना, या जिसने क्लास लेट ज्वाइन की है, उसके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सवाल में ये लिखा हुआ था कि कंपनी का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कि एज्यूम कर लो कि कंपनी का एक्स इंटरसेप्ट जो है वो a,0 है, तो कंपनी का जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो 0,a होगा। दोनों जगह a इसलिए लिखा क्योंकि वैल्यू पता नहीं है, लेकिन वैल्यू है बराबर। m ढूंढने के लिए क्या किया, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगाया। y2 a हो गया, y1 जो है वो 0 हो गया, x2 जो है वो 0 हो गया, और x1 जो है वो a हो गया। इसको सॉल्व किया तो m आ गया -1। m-1 आ गया तो हमारी जो लाइन की जनरल इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू -x+c हो गई। सी ढूंढने के लिए हमने जो पॉइंट हमें दिया हुआ था 3,5 का पॉइंट इस लाइन से गुजरता है, हमने जो है वो y की जगह 3 और x की जगह y की जगह 5 और x की जगह 3 लिखा, और सी भी ढूंढ लिया जो कि 8 आया। तो हमारे लाइन की इक्वेशन जो है ना वो y इज इक्वल टू -x+8 बन गई। प्यारे बच्चों, बताओ कि क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को कोई मसला है? ये मैंने 10 मिनट पहले आप लोगों को सॉल्व करने के लिए भेजा था। आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई भी मसला नहीं होगा। अगर अभी भी मसला है तो मुझे बता दो। आई होप कि अब आप लोगों से सवाल थोड़ा सा जल्दी हो रहे होंगे और आप लोगों को जल्दी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, प्रोवाइडेड कि आप लोगों ने पिछली सारी चीज़ें कवर करी हैं, देखी हैं और आप लोगों को आती हैं तो। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल जो है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल्स टू 8। हमें इक्वेशन ढूंढना है उस स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेक्ट करती है वाई एक्सिस को y इज इक्वल्स टू 4 पर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें ये लाइन जो है वो 0,4 से गुजरती है, एक चीज। और ये लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस को कट करती है 8,0 पर, यानी कि ये 8,0 से भी गुजरती है। ऐसी लाइन है, ठीक है ना? ये जो दूसरी लाइन है, ठीक है, ये जो दूसरी लाइन है ये 0,4 से और 8,0 से गुजरती है, ठीक है। अच्छा नुमान, अब रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा देख लेना ना। अब अगर ये लाइन 0,4 और 8,0 से गुजरती है तो इसका जो सी होगा वो तो 4 होगा, क्योंकि सी क्या होता है, सी वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहां पर एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो एम ढूंढेंगे हम। एम जो होगा वो हो जाएगा हमारा y2 - y1 यानी कि 4 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1 यानी कि 0 - 8, ठीक है ना। तो अगर हम अपना m ढूंढते हैं जो कि y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 से आता है, तो वो 4 डिवाइडेड बाई -8 हो जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाई -8 यानी कि -1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू m x प्लस सी। अच्छा, जब हम अपना आंसर देखते हैं ना तो कोई भी आंसर इस तरह से है क्या? क्या कोई आंसर इस तरह का है? हाँ, आंसर सी इस तरह का है, ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व किया। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने के लिए जो है ना वो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। आप लोग जो है वो क्वेश्चन 8 और 9 को कॉपी करें, और 10 को ट्राई करने के लिए ना, क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करने के लिए, क्वेश्चन 10 को ट्राई करने के लिए मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ। आप 5 मिनट में ज़रा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें।
क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने के लिए मजीद 3 मिनट दे रहा हूँ। हाँ जी, कोई मसला है? क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट लास्ट ईयर वाज एज फॉलोज। ठीक है, यानी कि आपको कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, करेक्ट। द वेरिएबल कॉस्ट हैज इंक्रीज बाय 0.7 पर यूनिट दिस ईयर। और अब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 0.7 से इंक्रीज हो गई है। मुझे ये बात बताओ कि इन दोनों में से ये वाली वेरिएबल कॉस्ट है या ये वेरिएबल कॉस्ट है? 3.5 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है या 12,000 वेरिएबल कॉस्ट है, बताओ। 3.5 वेरिएबल कॉस्ट है ना, ठीक है। 12,000 तो मेरी फिक्स कॉस्ट है ना, 12,000 तो मुझे किसी भी हाल पे करने ही करने हैं, वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, हमारा जो कॉस्ट का फंक्शन होता है उसमें एक्स या यूनिट्स के साथ जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है ना, तो हमारे पास 12,000 जो है वो फिक्स कॉस्ट है और 3.5 जो है ना वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अब अगर वो 0.7 से इंक्रीज हो गई है ना, तो अब हमारी जो कॉस्ट हो जाएगी ना, कॉस्ट हमारी अब कॉस्ट हो जाएगी 3.5 में 0.7 ऐड करो तो 4.2x हो जाएगी प्लस 12,000। फिर लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिस ईयर फॉर ब्रेक इवन इफ ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर ₹6।
अच्छा, अब देखो 1 यूनिट 6 रुपए का बिकता है तो ये उसकी सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी है, 4.2 है। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिस ईयर फॉर ब्रेक इवन। अच्छा, ब्रेक इवन के लिए कितने यूनिट्स बनाकर बेचने पड़ेंगे, तो हमारे पास इसको 6 में से 4.2 माइनस करो, 1.8 है ना। अच्छा, अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर ढूंढना होता ना तो क्या करते, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते, कितना आता है, ये आ जाता है आपका 6666 समथिंग। ठीक है ना। अच्छा, इसने क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग लास्ट ईयर वेयर फॉलो द वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 0.7 per year, you are required to determine the minimum number of unit to be produced and sold this year for break even if each unit is sold for ₹6। पहली चीज उससे ये पूछी कि अगर 6 रुपए का एक यूनिट जो है वो बिकेगा तो उस हिसाब से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। ठीक है, दूसरा है द मिनिमम प्राइस दैट शुड बी चार्ज टू ब्रेक इवन इफ द एस्टिमेटेड सेल्स इज 6000 यूनिट्स। दूसरे केस में वो ये बोलता है कि अगर हम 6000 यूनिट्स बेचेंगे तो हमें क्या मिनिमम प्राइस चार्ज करनी चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो। अब देखें, ब्रेक इवन पॉइंट की एक और कंडीशन होती है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, बताओ, टोटल कॉस्ट की वैल्यू किसके बराबर होती है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है। तो टोटल कॉस्ट तो हमें पता है, टोटल कॉस्ट जो हमारी है वो कितनी है, जो टोटल कॉस्ट होगी हमारी, ये हटा दो, 4.2x प्लस 12,000, जो टोटल रेवेन्यू होगा वो कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि 6000 है। ठीक है, अब हमें सेलिंग प्राइस जो है ना वो ढूंढनी है ना। उसने हमसे ये पूछा कि भाई हम जो है ना वो क्या सेलिंग प्राइस रखें, हम क्या सेलिंग प्राइस रखें, कितनी सेलिंग प्राइस रखें ताकि अगर हम 6000 यूनिट्स बेच रहे हों तो हमें ब्रेक इवन हो। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अच्छा, अब आप x की जगह भी क्या लिख सकते हो, x की जगह क्या लिख सकते हो, 6000 लिख सकते हो ना, x की जगह 6000 लिख सकते हो क्योंकि आप 6000 यूनिट बेच रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप 6000 यूनिट बेच रहे हो। अब आपके पास सिर्फ इस इक्वेशन में सेलिंग प्राइस अननोन है, सेलिंग प्राइस बता दो, 4.2 इंटू 6000 प्लस 12000 से टोटल कॉस्ट आएगी और उसको 6000 से आप डिवाइड कर देना। चेक करो, जल्दी से सॉल्व करो। 4.2 इंटू 6000 प्लस 12000 कितना होगा, 4.2 इंटू 6000
प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई 6,000, 6.2 आंसर आएगा। फाइनल आंसर जो आएगा ना वो 6.2 आएगा। यानी कि अगर आप 6.2 की सेलिंग प्राइस रखोगे, आप अगर 6.2 की सेलिंग प्राइस रखोगे तो 6.2 की सेलिंग प्राइस के हिसाब से 6,000 यूनिट्स पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा होगा। क्लियर है? हाँ जी, आप पूछिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका? रिपीट कर दूं एक दफा? राफी टाइप कर कर ही पूछ लो, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा देखो, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कॉस्ट की वैल्यू और टोटल रेवेन्यू की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है, एक ही जितनी होती है। ठीक है। अब हमें कॉस्ट का फंक्शन पता है। ठीक है, हमें कॉस्ट का फंक्शन पता है, वो है 4.2x प्लस 12,000। और रेवेन्यू किसके बराबर होता है? रेवेन्यू बराबर होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है। इसने हमसे ये पूछा था कि अगर मैं 6,000 यूनिट्स बेचूं, अगर मैं 6,000 यूनिट्स बेचूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। ठीक है, हमारा सवाल ये था कि 6,000 यूनिट्स पर ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। यानी कि मैं यहाँ पर 4.2 के बाद x की जगह 6,000 लिख सकता हूँ। तो 4.2 इंटू 6,000 प्लस 12,000 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट का फंक्शन है। मैंने यूनिट्स की जगह जो है वो 6,000 लिख दिया, यानी कि x की जगह 6,000 लिख दिया। दूसरा, राइट साइड पर हमारे पास सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, सेलिंग प्राइस तो हमें ढूंढनी है। सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, सेलिंग प्राइस हमें ढूंढनी है। सेलिंग प्राइस अननोन है, सेलिंग प्राइस लापता है। लेकिन टोटल रेवेन्यू कैसे आता है? सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स इस सवाल में हमें दिए हुए थे। नंबर ऑफ यूनिट्स इस सवाल में 6,000 हमें दिए हुए थे। नंबर ऑफ यूनिट्स 6,000 हमारे पास प्रोवाइडेड थे ऑलरेडी। तो हमने 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 6,000 प्लस 12,000 लेफ्ट साइड पर लिखा, और राइट साइड पर हमने सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 6,000 लिखा। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस जो है वो नहीं पता थी। ठीक है जी। अब बताओ भाई, किसी की कोई क्वेरी है? हमें सेलिंग प्राइस ढूंढनी थी। हमें ये पता चल गया कि अगर हम एक यूनिट 6.2 का बेचेंगे, हमें ये पता चल गया कि अगर हम एक यूनिट जो है वो 6.2 का बेचेंगे ना, तो हमारा ब्रेक इवन 6,000 पॉइंट्स पर होगा। हाँ अब्दुल राफे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का जो है वो ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना, दूसरा तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट जो होता है वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बराबर होता है ना। एक और तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का ये है कि मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बराबर होता है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं जो फिक्स कॉस्ट है उस फिक्स कॉस्ट की जगह लिख दूँ 12,000 रुपये। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हमें 6,000 यूनिट्स पर ब्रेक इवन चाहिए। हमें ये पता है कि हमें 6,000 यूनिट्स पर जो है वो ब्रेक इवन चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो होगा वो राइट से लेफ्ट साइड पर आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू 12,000, 12,000 डिवाइडेड बाई 6,000। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाई
6000। तो 12000 डिवाइडेड बाई 6000 जो है वो बन जाएगा हमारा 2। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 2 बन जाएगा। अब जब हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 बन जाएगा तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। करेक्ट। तो 2 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस 4.2 और इस तरह से सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 6.2। ये दूसरा तरीका है। इस तरीके से भी आप सेम सवाल सॉल्व कर सकते हो और सेम आंसर पर आ सकते हो। इस दूसरे तरीके में मुझे ये पता था कि ब्रेक इवन के यूनिट जो है वो 6000 हैं। मुझे ये पता था कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 12000 है। मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले कैलकुलेट कर ली और फिर रिवर्स वर्किंग कर कर मैंने सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर ली। ठीक है। इस दूसरे तरीके से भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस दूसरे तरीके में हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो पहले कैलकुलेट करी और फिर उससे रिवर्स वर्किंग कर कर हमने जो है वो अपनी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट किया है। ठीक है। हाँ जी, कोई भी मसला है तो मुझे काइंडली बता दें। कोई भी मसला है तो मुझे काइंडली बता दें। हमें ये मालूम करना था कि हम कितनी सेलिंग प्राइस चार्ज करें ताकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो। हमें ये पता है कि हमें 6000 यूनिट्स ही बेचने हैं। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 6000 यूनिट्स पर हो और हमें इसके लिए अप्रोप्रिएटली जो हमारी सेलिंग प्राइस है ना उसकी ज़रूरत थी। सही है। अच्छा जी, चलें स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारे लेक्चर्स जो मैंने अभी यहाँ पर पेस्ट करे ये मैं आप लोगों को क्या सेंड कर चुका हूँ या मैंने अभी तक सेंड नहीं करे। देखिए इसमें जो है वो 3 लेक्चर्स जो है वो सेल्स रेवेन्यू और इन सारी चीज़ों के हैं। फिर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, उनके कुछ ग्राफ्स हैं। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ डिटेल्स हैं। उसके बाद फिर जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मजीद कुछ डिटेल्स हैं। और फिर आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है ना उस स्टडी टेक्स्ट के सवालात सॉल्व हुए हैं। यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 10, फिर चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20, फिर चैप्टर नंबर 1 के 21 से 25, 26 से 30 और 30 से 42, ये जितने भी सवाल है ना ये सारे सवालात मैंने सॉल्व करे हैं। तो मैंने क्या ये सारी चीज़ें भेजी हैं आप लोगों को? अच्छा, मैंने ये नहीं भेजी हैं। अच्छा, आज की क्लास ख़त्म होगी ना तो कोई मुझे याद दिला देना, मैं आप लोगों को ये लिस्ट सेंड करूँगा। इस लिस्ट में से मोस्ट लाइकली शायद मैंने शुरू की ये चीज़ें यहाँ तक भेज दी थी। सही है ना। और ये एंड वाली 7 चीज़ें जो है ना वो बाकी हैं। जब आज की क्लास ख़त्म होगी तो आज की क्लास एंड होने के बाद आप जो पिछली 3 लाइव क्लासेस हुई हैं, आज की क्लास है, उन सब की रिकॉर्डिंग्स भी देखोगे। ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स देख कर और फिर आप मुझे जो है वो ये बताओगे कि आपको कहाँ पर जो है वो मसला आ रहा है। आप लोगों के पास स्टडी टेक्स्ट होगी, चाहे सॉफ्ट में हो चाहे हार्ड में हो। जो आपकी स्टडी टेक्स्ट है, स्टडी टेक्स्ट से जो है वो आप चैप्टर नंबर 1 जो है ना उसकी रीडिंग भी कर लेना। और रीडिंग आप बाद में करना, बल्कि इनफैक्ट पहले जो है वो ये लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है। और मुझे
आप लोगों का पहला क्लास टेस्ट लेना होगा। मैं हर चैप्टर के एंड में आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा। तो आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 का मैं टेस्ट लूंगा ना, वो मैं ले लेता हूँ, डेट से आज फ्राइडे है, सैटरडे दे देता हूँ, संडे दे देता हूँ रिवीजन के लिए, मंडे दे देता हूँ, ट्यूसडे दे देता हूँ। मैं आप लोगों का टेस्ट जो है वो ले लूंगा ट्यूसडे को ही ले लूंगा, ठीक है ना। ट्यूसडे वाले दिन तक आप लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 1 ख़त्म करना होगा। चैप्टर नंबर 1 में हमारी जो है वो 4 लाइव क्लासेस हैं, तकरीबन 2-2 घंटे वाली, यानी कि 8 घंटे वो हो गए। और तकरीबन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो है वो 3 4 5 6 6 और 7, 6 7 होते 13 लेक्चर्स हैं। हर लेक्चर जो है वो ऑन एन एवरेज अगर 1 घंटे का होगा तो 13 घंटे के ये लेक्चर्स हैं, यानी कि टोटल 21 घंटे। 21 घंटे में से अगर कोई शुरू से चला आ रहा है तो उसने ये चीज़ें भी कवर करी हुई होंगी और इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर करी हुई होंगी, ठीक है। टेस्ट के बारे में जो है वो मैं मैनेजमेंट को टेस्ट दे दूंगा, वो आपको गाइड कर देंगे कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो किस तरह से कंडक्ट होगा, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 1 के हवाले से सारी कहानी है। अभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ ले। ये ना पूछो कि टेस्ट कैसे होगा, वो मैनेजमेंट आपको बता देगी, गाइड कर देगी। आगे बढ़े हम। टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो है वो आप अगर स्टडी टेक्स्ट अच्छे से कर लेते हो और ये लेक्चर्स अच्छे से कर लेते हो, जो ये लेक्चर्स आपकी स्क्रीन पर लिस्ट नज़र आ रही है ना चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स की, तो आप बआसानी जो है वो टेस्ट की तैयारी कर लोगे, कोई मसले की बात नहीं होगी, ठीक है। आराम से जो है वो चीज़ें हो जाएंगी। तो टेस्ट के लिए जो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं वही आप कर लोगे तो आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला? अगले सवाल सॉल्व करने चले। चलो जी, स्टडी टेक्स्ट है ना, स्टडी टेक्स्ट सैयदा रोशन, जो स्टडी टेक्स्ट है ना वो मैंने आप लोगों को भेजी हुई है ना। स्टडी टेक्स्ट जो है उसके बैक साइड पर सवाल है, सॉफ्ट में आप लोगों के पास मौजूद होगी, बस वही आप कर लें, काफ़ी है। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें इतनी ज़्यादा आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं आईकेप का मॉडल पेपर जो है ना, आईकेप का मॉडल पेपर, यानी कि जब आईकेप ने जो है वो आ, ये स्कीम पीआरसी की अनाउंस करी, तो पीआरसी की स्कीम अनाउंस करते हुए ना आईकेप ने एक अपना मॉडल पेपर इशू किया था कि भाई हमारा जो पेपर होगा ना पीआरसी का वो इस तरह का होगा। उसमें ये चैप्टर नंबर 1 से रेलेवेंट एक सवाल आया हुआ है, तो इस सवाल को आप सॉल्व करें, 2 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। सवाल में बहुत सारी भरपूर अंग्रेजी है और आपने इस अंग्रेजी को जो है ना वो अपनी मैथ्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप लोग 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं और सवाल करने के लिए और थोड़ा सा आराम करने के लिए मैं आप लोगों को लेट से 6 मिनट देता हूँ, ठीक है ना। 10:45 तक का टाइम है टू सॉल्व। वैसे आपको पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको एक सवाल जो है वो 2 मिनट के अंदर करना होगा, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको ये सवाल करने के लिए 6 मिनट दे रहा हूँ। करें सॉल्व, देखें, पढ़ें, सुने, समझें, कोशिश करें सॉल्व हो।
हाँ जी, क्या आंसर लगता है आप लोगों को भाई? ऑप्शन डी लगता है, बी लगता है, सी लगता है, सब बोल रहे हैं। देखिए उससे क्या बोला है, उससे बोला है अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अ 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है, इज इक्वल टू, वो बराबर है, किसके बराबर है? 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। एक 2 डिजिट का नंबर है, एक 2 डिजिट का नंबर है, और वो उन नंबर के जो 2 डिजिट्स हैं उनका सम कर कर 7 से मल्टीप्लाई करो उसके बराबर है, इन 21 टाइम्स इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट्स। और अगर उनके इंडिविजुअल डिजिट्स का फर्क यानी कि डिफरेंस लिया जाए और उसको 21 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके बराबर है। इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड नंबर, अगर एक्स वाई वो कहता है कि ये नंबर है, सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस कुड लीड टू दैट नंबर। ठीक है, देखें जो नंबर है ना वो एक्स वाई है, ठीक है ना, जो नंबर है वो एक्स वाई है। अब अगर हम पहली बात पर वापस आते हैं, उसने बोला था 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि लेट से वो 2 डिजिट नंबर एक्स वाई है, तो उसने लिखा था कि ये एक्स वाई यानी कि ये जो 2 डिजिट नंबर है ना ये बराबर है, ये इक्वल है, अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, एक 2 डिजिट नंबर जो है वो इक्वल है, बराबर है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 टाइम्स, किस चीज के 7 टाइम्स? द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। द सम ऑफ इट्स डिजिट्स का मतलब क्या हुआ? द सम ऑफ इट्स डिजिट्स का मतलब हुआ एक्स प्लस वाई, है ना। वापस से देखो, अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, इज इक्वल्स टू, वो बराबर है 7 टाइम्स, किस चीज का 7 टाइम्स? द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि ये जो x प्लस वाई, यानी कि ये जो 2 डिजिट्स है ना, इन दोनों डिजिट्स का अगर हम सम कर लें और अगर हम इस सम को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। बात समझे आप लोग? अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, इज इक्वल्स टू, वो बराबर है 7 टाइम्स, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है? सम ऑफ इट्स डिजिट्स को। सम ऑफ इट्स डिजिट्स यानी कि एक्स और वाई को ऐड कर कर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए हो? हाँ जी, आगे बढ़ जाओ, फिर कोई नहीं आना कि सर हम पिछली चौरंगी पे गिर गए थे, हमें उठा के नहीं लेकर गए आप। मैं आगे बढ़ जाता हूँ ना, फिर कोई आता है। ठीक है, सब एक ही बाइक पे बैठे हुए हो ना, गिरा तो नहीं है कोई पीछे से? देखो, अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स, वो बराबर है 7 मल्टीप्लाइड बाई, किसके बराबर है? सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि दोनों को ऐड कर कर मल्टीप्लाई करेंगे 7 के, उसके बराबर है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ वाले ऑप्शंस देखते हैं ना, तो इसमें से क्या चीज इसके साथ फिट कर रही है? इसने तो दूसरे ही अजीबो गरीब तरीके से लिखा हुआ है इसको। इसने क्या किया हुआ है? इसने शायद इस तरह से किया हुआ है कि इसने एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अगर राइट साइड को एक्सपेंड करते हैं तो वो 7x प्लस 7y बनेगा, है ना। अच्छा, अब अगर हम एक काम करें कि हम जो है ना वो कोशिश करें कि इसमें से पहली वाली टाइप बन जाए। पहली वाली टाइप जो है वो बनाने के लिए नहीं बन सकती। कौन सी टाइप नजर आ रही है? अगर हम जो है वो प्लस के 7y को उल्टे हाथ पर ले जाएंगे ना तो वो माइनस का 7y बन जाएगा। और अगर हम जो है वो उल्टे हाथ वाले एक्स वाई को सीधे हाथ पे ले आएंगे, उल्टे वाले एक्स वाई को सीधे हाथ पे ले आएंगे तो वो प्लस का एक्स वाई बन जाएगा, है, ऐसा हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी इससे मैच कर रहा है क्या? ओहो, प्लस का नहीं माइनस का बनेगा ना, 1 मिनट मैंने साइन गलत लगाया। हाँ, ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इससे मिलता जुलता है ना। 7y एक तरफ है माइनस का और दूसरी तरफ 7x माइनस एक्स वाई है।
तो डी हो सकता है, डी हो सकता है, लेकिन अभी हम 100% कंफर्म नहीं बोल सकते। दूसरे कोई आंसर्स में से कोई मैचिंग करेगा क्या? डी, डी इससे मैच कर रहा है ना? इसके अलावा मुझे लगता है कि ए बी सी में कोई ऐसी मैचिंग बन नहीं रही। बहरहाल दूसरा इक्वेशन भी देख लेते ना, आगे भी इसने कुछ और बोला था। आगे क्या बोला था इसने? आगे से बोला हुआ था कि 21 टाइम्स इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि यही 2 डिजिट नंबर, यानी कि ये जो एक्स वाई है ना, ये एक और चीज के भी बराबर है। और किस चीज के बराबर है? ये बराबर है 21 बार किसको मल्टीप्लाई कर दो? इन दोनों डिजिट्स के डिफरेंस को अगर 21 बार से मल्टीप्लाई कर दो उसके भी बराबर है। तो अगर मैं 21 को मल्टीप्लाई करता हूँ, डिफरेंस का क्या मतलब होता है? एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करना। डिफरेंस का मतलब होता है एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करना। सही कह रहा हूं? तो यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 21x माइनस 21y। सही है। अच्छा, माइनस का 21y उल्टे हाथ पर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 21y अगर उल्टे हाथ पर आएगा तो ये हो जाएगा 21y प्लस का xy प्लस का है ही उल्टे हाथ पर, और सीधे हाथ पर 21 का x। तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि इसका आंसर जो है ना, डी होगा। क्या बोलते हो? एग्री करते हो सर? आंसर इज बी। आंसर बी क्यों कहना चाह रहे हो तुम, जरा मुझे बताओगे कमांडो, मिस्टर नोमान कमांडो और नोमी? नोमी साहब, आपके बहुत सारे आप सवाल पूछ रहे हो, पहली क्लास है आपकी? अच्छा, एग्री 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 एग्री। हाँ अच्छा, नोमान साहब की पहली क्लास है और वो फुल फ्रंट लाइन पर खेल रहे हैं। ठीक है, दे दनादन फायरिंग कर रहे हैं, जिस सिपाही को लग जाए वो मर जाए। सही है। ओ भाई, पहली क्लास है, तू तो सुधर के बैठ यार। आता तुझे कुछ है नहीं। पहले भी तू ऐसे सवाल पूछ रहा था फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में। सही है। कोई मसला है भाई किसी और को? हाँ, दोनों हो सकते हैं सारे, दोनों हो सकते हैं। ये अच्छा सवाल है ना। नुमान को बताओ यार, ऐसे सवाल पूछते हैं। देखो, सारिम का सवाल सही है सर, एक्स माइनस वाई की है, वाई माइनस एक्स भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन हम जब ऑप्शंस देखते हैं ना, तो उसमें जिस हिसाब से आंसर आ रहा है ना, वो यही हिसाब है ना। हाँ, अगर हमारा हम ये सॉल्व कर लेते ना, और फिर सरम नाम है शायद आपका, मोहम्मद सरम, तो ये जब सॉल्व होकर मैच नहीं करता तो फिर हम वाई एक्स भी ट्राई करते हैं, वाई माइनस एक्स भी ट्राई करते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि वाई में से एक्स माइनस हो रहा हो। चलो बहरहाल। अच्छा, मुझे याद याद दिलाना, मैं ये जरा मॉडल पेपर भी आप लोगों को आईकेप का मॉडल पेपर भी भेज दूँ, ताकि आप मैथ्स स्टैट्स के जो टॉपिक करते जाओ ना, उसके मॉडल पेपर के सवाल भी निपटाते जाओ हाथ के हाथ ना, कोई चीज़ पेंडिंग ना हो। अच्छा, मॉडल पेपर में एक तो ये सवाल था। हम्म एक और जो सवाल था शायद वो जो आप कर सको। अच्छा अच्छा, पहले जो दो सवाल हैं, चलो इन दोनों की मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, मैं ज़रा यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है ना? और एक आधा तो जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 से लिंक्ड है। ठीक है। तो ये जो पहले दो सवाल है ना, इसकी मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देता हूँ। ठीक है ना? इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर पर किसी भी सवाल को कैसे सॉल्व करना है उसका लेक्चर भी दे दूंगा। अच्छा, ये जो दूसरा सवाल है ना, ये चैप्टर नंबर 2 से है। तो इफेक्टिवली चैप्टर नंबर 1 से एक आधा सवाल ही आया था, वो हमने कर लिया। हम साथ साथ ही करते जाएंगे, इंशाल्लाह 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 चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही होंगी। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का मॉडल पेपर का सवाल था वो यही था गालिबन। आपकी क्वेरीज होंगी तो वो फिर हम डिस्कस करेंगे जब आप ये सारे लेक्चर्स देख लोगे ना, फिर मैं आप लोगों की क्वेरीज जो है वो डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, आईकिप की रजिस्ट्रेशन करवा ली ना आप सबने? हाँ जी।
आईकेप की रजिस्ट्रेशन करवा ली ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के 3 महीने बाद जो है वो आप पेपर दे सकते हो। अच्छा, नहीं करवाई। अच्छा देखो, एक गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि आईकेप की जो है ना, एक एसएफएस के नाम से प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो वो सर काशिफ ने मेरे ख्याल में वॉइस नोट भी छोड़ा था, आप लोगों ने सुना होगा, सुना था वॉइस नोट। तो वो एसएफएस के बारे में गाइडेंस देंगे आप लोगों को। उसका अगर क्राइटेरिया मीट हो जाता है ना, तो फिर आपकी सीए का खर्चा जो है ना, वो तकरीबन तुम समझ लो कि आधा हो जाएगा। मतलब माफ नहीं होता, लेकिन ऐसा हो जाता है कि वो जो है ना, वो फीस बाद में पे करनी पड़ती है जब तुम कमाना शुरू कर लोगे, ठीक है ना। तो वो एसएफएस का एक प्रोग्राम है, वो मेरे ख्याल में काशिफ भाई ने जो है वो, सर काशिफ ने जो है, खैर मेरे तो आसपास बैचमेट ही है, तो दोस्त है, तो हम भाई भी बोलते हैं। तो सर काशिफ जो है वो, उन्होंने जो है वो आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करी थी। आप लोगों ने आई होप के वॉइस नोट सुना होगा। बस कुछ लोग बहुत मसरूफ होते हैं ना, तो वो ग्रुप पर हम लोगों को इग्नोर कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा मैं रिपीट कर दूं। तो वो जो अभी सेशन करवाएंगे ना, वो अटेंड जरूर करना, क्योंकि उसमें वो गाइड कर देंगे। अगर कोई बच्चा एसएफएस के लिए एलिजिबल होगा ना, एसएफएस प्रोग्राम जो है उसके लिए एलिजिबल होगा, तो उसका बड़ा फायदा हो जाएगा। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो अगर मीट हो गए तो फायदा ये होगा कि आपकी आईकेप की जो फीस है ना, वो मेरे ख्याल में कुछ बहुत कम हो जाती है, 2,000 रुपए की हो जाती है, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। सही दसवां ये आप जो है वो सर काशिफ से पूछ लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। वो करेंगे, यूट्यूब पर तो अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, अदरवाइज पोर्टल पर होगा या रिकॉर्डिंग उसकी होगी ही होगी। लेकिन ये जो सेशन सर करवाएंगे ना, ये आपने ज़रूर अटेंड करना है, सर काशिफ से, या फिर आप जो है वो क्या कहते हैं इनसे, एडमिन में जो हमारे पास है ना, सर हसन, सर बासित, मिस खतीजा कायनात, मिस आयशा, इनसे कंफर्म कर लीजिएगा ये सेशन कब होने वाला है। मैंने आज इत्तेफाक से वॉइस नोट सुना था, तो उसमें वो इस सेशन की कुछ बात कर रहे थे कि मैं अब ये सेशन करवाने वाला हूँ, और इस तरह से ना, तो इस सेशन का बड़ा फायदा होता है। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि यार देखो, सैलानी पर हम इतना एक तो अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोगों को जो है वो सीए जैसी एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन, ये लोकल नहीं है, हाँ ये मैं बता दूं, आईकेप जो है वो आईफैक का मेंबर है। तो इतनी बड़ी अगर ग्लोबल क्वालिफिकेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं ना, तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ये होगी, क्या आपके खानदान में भी जाहिर सी बात है, या आपने जहाँ से कोचिंग ली, आपने जहाँ से पढ़ा, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके जो है वो, क्या कहते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल होगा, कोई आप लोगों के कज़न होंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों के जितने भी दोस्त हैं ना, काइंडली उनको भी इसके बारे में बताओ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम बेनिफिट पहुंचा सकें, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सैलानी के थ्रू जो है वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकलना शुरू हों, और जो है वो ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली आगे चल रही हों। आप जो है वो काइंडली 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 अवेयरनेस फैलाएं सैलानी के इस इनिशिएटिव के बारे में। क्योंकि देखें, अगर आप कहीं और से सीए करते हैं ना, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो कराची में इसी पीआरसी की जो है ना, वो 1-1 और 1.5-1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं, 70-80 हज़ार लेते हैं, 50 हज़ार भी लेते हैं, कम से कम 50 हज़ार तो लेते ही हैं, 1.5-2 लाख रुपए भी लेते हैं पीआरसी के, पता है आप लोगों को। और फिर कैफ के अलग से जो है वो पर पेपर 15 हज़ार रुपए के हिसाब से कोई 1 लाख 2 लाख रुपए वो बन जाते हैं, और सारी चीज़ें ना। तो बात ये है कि यहाँ पर देखो सारी चीज़ें ये हैं कि हमारा सैलानी पे जो टारगेट है वो ये है कि हम जो है वो क्या कहते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएं। और बात सारी ये है कि आप अगर मैक्सिमम लोगों को बताओगे ना, आप लोगों में से हो सकता है कि कुछ बच्चों के दोस्त कैफ में हो, हम कैफ की भी अपनी क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं अगले महीने ना, फ्रेश बैचेस सितंबर के लिए, आप लोगों को मालूम होगा। तो कैफ की रजिस्ट्रेशन करवानी हो, पीआरसी का हम नया बैच लॉन्च करेंगे तकरीबन 1-1.5 महीने बाद। ये वाला बैच तो आप लोगों का चल रहा है, कोई इसमें ज्वाइन करना चाहे वो अलग बात है, लेकिन अगर फ्रेश ज्वाइन करना चाहे तो 1-2 महीने बाद एक और बैच शुरू होगा। तो जितने यहाँ पर ज़्यादा बच्चे आएंगे ना, उतनी ज़्यादा हमारी एफर्ट्स भी मल्टीप्लाई होंगी। और फिर उससे नतीजा ये होगा कि जब हम देखेंगे कि यार बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड है, तो सो सैलानी है, सैलानी छोटा इदारा तो नहीं है पूरे पाकिस्तान में, और बहुत सारे इसके काम हैं, तो मज़ीद डोनर्स आएंगे, मज़ीद डोनर्स आएंगे, मज़ीद चीज़ें इम्प्रूव होंगी।
लोगों को भी हम बता सकेंगे, जो हमारे सैलानी का बोर्ड है उसमें हम कम्युनिकेट कर सकेंगे मीटिंग्स में कि भाई देखो, बच्चे जो है वो सीए की तरफ जो है वो इंटरेस्टेड हैं और सीए करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मजीद फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है ना। आहिस्ता 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 जो है वो हमने जो है वो कैंपस भी जो है वो ले लिया है, ठीक है। मैंने यार ऑनलाइन में देखो, मेरे ख्याल में तो देखो तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कोई ऐसा सच मसला नहीं है, लेकिन अगेन हमारे पास जो है वो जितनी जल्दी बड़ा वॉल्यूम होगा तो हमने जो है वो कैंपस भी ले लिया है कराची में, और उसको भी हम ऑपरेशनल कर लेंगे, फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगेन देखो, सारी बात ये होती है ना कि जब आपको पता है कि जब हम जो है वो कैंपस लेंगे तो कैंपस के अपने खर्चे होते हैं। अब कैंपस पे हम क्लास लगाएं और बच्चे आए हुए हो 4, बच्चे आए हुए हो 2, या एक बच्चा आया हुआ है ना, तो वो मज़ा नहीं मिलेगा। टीचर भी मोटिवेटेड नहीं होगा, टीचर बोलेगा यार क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ आकर, मतलब 3 बच्चे बैठे हुए मेरे सामने। तो आप लोग जितना हमें सपोर्ट कर सकते हो ना, देखो हर किसी का अपना नेटवर्क होता है, आप अपने आप को हल्का नहीं समझो यार। आपकी फैमिली में लेट से आप आपके, अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 500 लोगों के तो फ़ोन नंबर होंगे ना। हर दिन जो है वो 10 लोगों से रैंडमली व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ, क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, करते हो। तो अगर आप लोग लेट से आज से एक चीज़ कह लो कि यार मैं जो है ना वो डेली बेसिस पर 10 लोगों को जो है वो बताऊंगा सैलानी के इस इनिशिएटिव के बारे में, और अगर लेट से 200 लोग ऐसा करते हैं और रोज वो 10 लोगों को बस बता देते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो मुझे यकीन है आप लोग जो है ना वो यूट्यूब को स्क्रॉल करने में, फेसबुक को ऊपर नीचे घुमाने में, टिकटॉक बनाने में, इंस्टा चलाने में ज़ाया कर देते हो। तो आप लोगों में इतनी सलाहियत है कि ये 200 लोग जो आप लोग हो, आप अगर डेली 10 लोगों को बताओगे तो आप जो है ना वो एक दिन में 2000 लोगों को मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हो, और फिर वो मल्टीप्लाई होगा। यकीन जानो कि अगर ये मल्टीप्लाई होकर अच्छे नंबर्स पर चला गया ना, तो होगा ये कि आप लोगों को फिजिकल क्लासेस, आप लोगों को मज़ीद फैसिलिटीज़ सच एस के कंप्यूटर लैब हो गया, लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, और इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये बस मुझे आप लोगों से एक जो है वो रिक्वेस्ट है कि एक तो एसएफएस का सेशन जरूर अटेंड करना, और जितनी अवेयरनेस दे सकते हो ना सैलानी के इस प्रोग्राम के बारे में, वो आप ज़रूर दो। हो सकता है कि आप लोगों के दोस्त जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाई कर रहे हों, ठीक है ना, लेकिन यह है कि उनको हमारे बारे में पता ही ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें काइंडली जो है वो प्लीज़ कम्युनिकेट करना। आई होप कि आप लोग सब जो है वो ये चीज़ करोगे। समझ लो ये मेरी फीस है, अगर तुम मुझे फीस देना चाहते हो ना तो तुम्हारी फीस ये है कि भाई तुमने जो है ना वो रोज़ 10 लोगों को कम्युनिकेशन करना है, ठीक है ना। मेरी फीस क्या है? फीस ये है कि तुमने जो है ना वो 10 लोगों को अवेयरनेस देनी है। 10 लोगों को अवेयरनेस दे दी, ये हमारी फीस है, ठीक है ना। दूसरे इंस्टीट्यूट्स में तुम 1.5 लाख, 2 लाख, 70-80 हज़ार, लाख रुपए पे कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हें क्या पे करना है? यहाँ पर तुम्हें ये पे करना है, ठीक है ना। तो बस इतना कर लेना, ठीक है। जो यकीन नहीं करता भाई, हम सेशन रखवा देंगे, तुम लोग अगर बोलो तो हम कोई एक सेशन रखवा लेंगे सर काशिफ से डिस्कशन कर कर, कि भाई जो यकीन नहीं करता उनको यकीन दिलाने का एक सेशन रख लेते हैं। तो बहरहाल खैर ये काम कर देना काइंडली, किसी का भला हो जाएगा। मैंने बहुत सारे अपने साथ दोस्त ऐसे देखे हैं, यकीन मानो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, किसी का नाम तो लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे दोस्त भी थे मेरे जिनके, जो ऐसे इलाके में रहते थे जिनके घर में जो है वो पीने को भी साफ पानी नहीं आता था। तो हम जब ऑडिट फर्म जाते थे ना तो बेचारे वो शाम को जो है वो, एक आता मेरा दोस्त था वो ऑडिट फर्म में जब आता था ना शाम को, तो वो वापसी के लिए जो है ना वो उसकी जो 1.5 लीटर 2 लीटर की वो जो बोतल थी ना पानी की, वो भर कर लेकर जाता था। बोलता भाई घर का पानी मैं पी नहीं सकता, इसलिए यहाँ से फर्म से वापसी में लेकर जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर जो है वो यूके में है, और महीने के वो, मतलब मेरे ख्याल में जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो 10-15 लाख रुपए पाकिस्तानी महीने के आराम से बना रहा होगा। तो इस तरह के लोग भी देखें, ठीक है ना, इस तरह के लोग भी देखें कि बिल्कुल ही आखिरी बैकग्राउंड, जो कहते हैं ना कि भाई बहुत मसले थे किसी के घर में और वो इस तरह से आए, और फिर जो है वो उन्होंने मेहनत करी, मेहनत करी, मेहनत करी,
और मेहनत कर 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 जो है ना वो इस तरह से इस जगह पर पहुंच गए कि अब वो माशाल्लाह बहुत खुश है। उससे कभी बात होती है, मुलाकात होती है, तो बोलता है यार बेहतरीन काम हो गया, और क्या कहते हैं, जिंदगी बन गई ना यार। तो बात सारी है। तो खैर आप लोगों में से देखो, बोलूंगा नहीं नाम लेकर, लेकिन कुछ लोग मैं खुद भी जानता हूँ पर्सनली, आपके बैच में भी ऐसे हैं कि जो बहुत मेहनती हैं, जो बहुत मेहनती हैं। क्योंकि मुझसे तो बच्चे बात करते हैं ना व्हाट्सएप पर। हाँ ये है कि मैं सबको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मुझे पर्सनली मालूम है, उनके मैसेजेस वगैरह मेरे पास हैं, मैं मुझसे बातचीत होती है, वो मुझसे अपनी जो है वो बातें शेयर करते हैं। तो उनसे भी मुझे पता चलता है कि यार वो इतने जो है ना वो वेल ऑफ नहीं है, लेकिन बात सारी ये है कि वो जो है मेहनत में लगे हुए हैं, वो सवाल भी पूछ रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। तो मेरी तुम लोगों के सबके लिए दुआ है, और सबसे रिक्वेस्ट है कि देखो इस चीज़ को जितना चलाते रहोगे, जितना बेहतर करते रहेंगे हम लोग, उतना हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। कोई बाहर जाकर कमाता है, तो वो कमाकर अगर पाकिस्तान पैसे भेजता है, तो वो हमारी रेमिटेंसेस के लिए भी अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखो आपके पर्सनल लेवल के लिए भी अच्छा है ना। मतलब आप जो है वो अपना भी तो सोचोगे ना कि यार मेरे पास जो है वो नोकिया 3310 है, या मेरे पास जो है वो पुराना एक घटिया जो है वो छोटा सा एंड्रॉयड का मोबाइल है, तो मैं किसी दिन आईफोन 4G ले पाऊंगा, आईफोन 10 ले पाऊंगा, या कुछ कर पाऊंगा, या मैं कोई अच्छी गाड़ी ले पाऊंगा। तो बहरहाल ये सारी बातें भी होती हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू दी लेक्चर। देखो चैप्टर नंबर 1 हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें गाइड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं दे चुका हूँ, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं, सही है। अब हम चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करता है। चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करता है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्ट्रेट लाइंस की बात करता था, जिसकी जनरल इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। चैप्टर नंबर 2 जो है वो बात करेगा y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स की बात नहीं करेगा, बल्कि ये कर्व्स की बात करेगा। ये बात करेगा कि ये कुछ ग्राफ्स होते हैं जो यू शेप्ड होते हैं, और ये बात करेगा कि कुछ ग्राफ्स होते हैं जो इन्वर्टेड यू शेप्ड होते हैं। दो ग्राफ्स की बात करेगा, यू शेप्ड ग्राफ की और इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्राफ की बात करेगा। चैप्टर नंबर 1 में जो हमने बात करी ना, चैप्टर नंबर 1 में हमने बात करी कि एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन होती है, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन होती है। फिर हमने उसका ग्रेडियंट पढ़ा, उसका वाई इंटरसेप्ट पढ़ा, सारी सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस करी। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक यू शेप्ड ग्राफ होते हैं और एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्राफ होते हैं। यू शेप्ड ग्राफ जो है ना, यू शेप्ड ग्राफ पहला वाला यू बना हुआ है ना, यू जो अंग्रेजी का लफ्ज होता है यू। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें पहले ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी कि शुरू में ग्रेडियंट जो है ना वो लेस देन जीरो होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। फिर एक पॉइंट के लिए ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और फिर आपके पास वापस से ये ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी कि ग्रेडियंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ में पहले ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होगा, और टॉप पर ग्रेडियंट जो है वो जीरो हो जाएगा, और फिर जो है वो ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना वो एक क्वाड्रेटिक ग्राफ की जनरल इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक ग्राफ की एक जनरल इक्वेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास सवाल जो है ना उसमें कभी कभार x की वैल्यू फाइंड करने को आ सकती है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कैसे अप्लाई करना है ये हम देखते हैं, लेकिन x की वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास ये एक इक्वेशन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। इसको हम लोग अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। या आप लोगों ने अपनी पिछली पढ़ाई में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा मोस्ट लाइकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटर मैट्रिक वगैरह में, ए लेवल्स में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और एक मिडिल टर्म ब्रेक कर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करने का तरीका होता है। मुख्तलिफ जो है वो तरीके होते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक कॉमन टाइप है।
ठीक है जी। हाँ बिल्कुल वजिया, सही कहा आपने। अच्छा, अब लेट से मैं जो है ना वो एक इक्वेशन लिखता हूँ। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ x माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में लिख देता हूँ x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में लिख देता हूँ x माइनस 6 और इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैं लिखता हूँ x माइनस 2 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई आप x की वैल्यू बताओ कि जो x की वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, x किस चीज के बराबर होगा। तो आप बोलोगे कि या तो x माइनस 2 जो है ना वो 0 होगा और x जो है ना वो 2 होगा, या फिर x माइनस 6 जो है ना वो 0 होगा और x जो है ना वो 6 होगा। इस तरह से आप x की दो वैल्यूज ढूंढोगे, एक वैल्यू जो है वो 2 है और एक वैल्यू 6 है। अच्छा, ये वाली जो फॉर्म है ना, ये हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइज्ड फॉर्म है, यानी कि दो फैक्टर्स बने हुए हैं। इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, देखो अगर x माइनस 2 को x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तरीका ये होगा कि पहला वाला x अगले वाले ब्रैकेट के x से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाइड बाय x, x स्क्वायर होता है। फिर पहला वाला x अगले वाले ब्रैकेट के माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 x हो जाएगा। फिर माइनस 2 जो है वो अगले वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और फिर माइनस 2 जो है वो माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सुनते रहना, फिर कॉपी करने का भी टाइम देने वाला हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा ना, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब है 1 है। तो इफेक्टिवली ये लिखा हुआ है 1x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको जनरल फॉर्म से, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से अगर कंपेयर करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू जो है ना वो माइनस 8 है, और जो c है ना, c की वैल्यू है 12। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 8 है और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 12। तो अब आप अपने पास x की वैल्यू ढूंढ सकते हो यूजिंग योर फॉर्मूला विच इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें आप जो है वो b की जगह लिख दो -8, फिर आप लिख दो प्लस माइनस, फिर आप लिख दो अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 1 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू ए, ठीक है। अब ये सारी चीजें कॉपी करने के लिए, वापस से एब्जॉर्ब करने के लिए, और जहां तक मैंने सॉल्व किया उसके आगे सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट में आप ये सारी चीजें कॉपी भी कर लें और फिर इसको जहां तक मैंने छोड़ा है उसके बाद सॉल्व करें, ताकि फिर मैं एक साथ डिस्कस कर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर लूँ। ठीक है, मैं ठीक 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से कॉपी करें, मैं 10 मिनट में आया।
हाँ भाई, तो क्या हालात बने भाई? सच सच बता दो, सबको ये सॉल्व करना आता है ना? ओहो, ए के एम साहब बोलते हैं -2 और -x। बेटा आंसर तो देखो सेम आएगा। अगर आप फैक्टर्स बने हुए और आंसर निकालो और फॉर्मूले से आंसर निकालो ना, तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, डिफरेंट नहीं आ सकता। देखो कैसे सेम आएगा। सेम इस तरह से आएगा कि देखिए, ये जो माइनस इंटू माइनस है, ये आप क्या हो गया, प्लस का 8। फिर ये है प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पर अंडर रूट लगाते हैं। अच्छा, 8 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 64। 64 में से माइनस हो रहा है 4 इंटू 1 इंटू 12, यानी कि 48। 64 में से 48 अगर हम माइनस कर देते तो 2 पे 50 पहुंचा, कितना, 16। और नीचे जो है ना वो 2 इंटू 1 जो है ना वो 2 है। सही है, 2 इंटू 1 जो है वो 2 है। सही है भाई। अच्छा, अब अंडर रूट ऑफ 16 जो है ना वो कितना बन जाता है, अंडर रूट ऑफ 16 जो है वो 4 बन जाता है। तो ये बन गया 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16, 4 बन जाता है। तो 8 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 बन गया। इसका मतलब हमारे पास दो चीजें आ गई। एक तो आ गया 8 -4/2, और दूसरा आ गया 8 +4/2। अच्छा, 8 - 4 जो है वो 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 2 होता है। और 8 + 4 जो है वो 12 होता है, 12 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 6 होता है। ये याद रखो कि चाहे इक्वेशन यूज करूं, चाहे मैं फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करूं, चाहे मैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं ना ये यूज करूं, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। AKM नाम से कोई ऑनलाइन आया था, उसके आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहे थे, -6 और कुछ आ रहे थे। ऐसा नहीं होगा अनस। आपका भी 10 और 6 कैसे बेटा, देखो ना 10 और 6 तो नहीं आएगा ना यार। 8 में से 4 माइनस किया, 4 बचा, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया। और 8 में 4 ऐड किया, 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आया। ठीक है, देखिए पूरी वर्किंग कर दी ना। माइनस बी नोट नहीं किया था, ओनली बी नोट किया था। हाँ, तो माइनस बी है ना। फॉर्मूला जो है ना इसमें माइनस बी है, माइनस बी है। अब अगर बी आपका -8 था तो वो फिर ये माइनस बी जो है वो बन जाएगा माइनस इंटू माइनस +8। ठीक है, क्लियर है भाई? अच्छा, तो हमने देखो यही वाला सवाल जो है ना, उसके हमने जो है वो फैक्टर्स भी बनाए। हमने ये देखा कि भाई फैक्टर्स किस तरह से बनते हैं। -4 डिवाइडेड बाई 2 पहले कर दिया मैंने। नहीं बेटा देखो, पहले जो है ना, पहला काम ये होता है कि ये जो आपके पास न्यूमरेटर में ऊपर वैल्यू है ना, न्यूमरेटर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जब ये न्यूमरेटर की वैल्यू सॉल्व हो जाती है ना, फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो खैर, आप लोगों में से जिसने जो मिस्टेक करी थी, आई होप कि वो आइडेंटिफाई कर ली होगी आप लोगों ने क्लियरली कि आपने क्या गलती करी हुई थी। ठीक है जी, तो क्लियर है सारी चीजें? कोई मसला? अच्छा जी, अब देखें आपने क्या किया था। देखें, 3 तरीके, वैसे तो 4 हैं लेकिन अभी हम 3 तरीके देखते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, हाँ, मिडिल टर्म ब्रेक करना भी सिखा देता हूँ। सही है, क्लियर है ना? अच्छा देखो, हमारे पास जो सवाल था ना ओरिजिनली, वो था x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-6। जो ओरिजिनल सवाल था वो था x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-6। x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-6 ये सवाल था। इस तरह की फॉर्म कही जाती है कि ये है हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म। इस तरह की फॉर्म कही जाती है हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म। फैक्टराइज्ड फॉर्म का मतलब ये है कि फैक्टर्स बने हुए हैं, दो फैक्टर्स पर्टिकुलरली बने हुए हैं। एक x-2 है और दूसरा फैक्टर जो है वो x-4 है। दो फैक्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, दूसरी ये जो नीचे फॉर्म यहाँ पर हम आ गए ना, ये 1x² -8x + 12, 1x² -8x + 12, ये ऊपर वाले को जब हमने सॉल्व किया तो आया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है ना।
तो फैक्टराइज फॉर्म से अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में आना है तो वो तो बड़ा सिंपल है कि इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया, जब इन दोनों को आपने आपस में जो है वो मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर जो है वो x² - 8x + 12 बन गया। आपने दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर कर ये आंसर बन गया। ठीक है, अब हम ये सीख लेते हैं कि भाई अगर कोई एक्सपेंडेड फॉर्म हो और हमें उस स्पेसिफिक एक्सपेंडेड फॉर्म से, यानी कि अगर हमें मिसाल के तौर पर यहां से यहां आना हो, इधर से इधर वापस से पहुंचना है, तो उस केस में क्या करेंगे, है ना। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर सवाल देखो, अभी क्या था, अभी हम यहां से यहां आए ना, अभी हमने जो सीखा वो ये सीखा कि फैक्टराइज्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे आते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर एक्सपेंडेड फॉर्म हो तो उससे फैक्टराइज्ड फॉर्म पर कैसे जाते हैं, और सेम सवाल के लिए ही देख लेते हैं। बिल्कुल मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ऐसा ही है। ठीक है ना, हमारे पास जो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है ऊपर है x² - 8x + 12, x² - 8x + 12 = 0, है ना। अब ये जो आपकी x² - 8x + 12 = 0 की फॉर्म है, x² - 8x + 12 = 0 की फॉर्म है। अब इसमें आपका a कितना है बताओ, a जो है वो 1 है, b कितना है बताओ, -8 है, c कितना है बताओ, c जो है वो 12 है। अच्छा, a × c कितना बनता है, a × c कितना बनता है, a × c का मतलब हो गया 1 × 12, 1 × 12 का मतलब हो गया 12, है ना। a × c का मतलब हो गया 1 × 12 और 1 × 12 का मतलब हो गया 12। अब हमें फैक्टर्स बनाने के लिए जो है ना मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। मिड टर्म को क्या करना होता है, मिडल टर्म को ब्रेक करना होता है, मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। मिड टर्म जो यहाँ पर है वो -8x है। ठीक है, हमें फैक्टर्स बनाने के लिए मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। जो हमारी यहाँ पर मिडल टर्म है, जो मिड टर्म है, जो बीच वाली टर्म है वो -8x है। ठीक है, अब इस -8x को ब्रेक कैसे करना है, इस -8x को हमें इस तरह से ब्रेक करना होगा, इस -8x को हमें इस तरह से ब्रेक करना होगा कि जब हम इसके दो हिस्से करें ना, जब हम इसके दो हिस्से करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 12 है। मैं वापस से समझाता हूँ। देखिए, -8x के दो मुख्तलिफ हिस्से हो सकते हैं। -8x के मुख्तलिफ हिस्से क्या हो सकते हैं, अगर -8x को मैं चाहूँ तो मैं क्या -8 + 0 लिखूंगा, वो भी -8 बनता। मैं चाहूँ तो मैं -7 - 1 लिखूंगा, वो भी -8 बनता। मैं चाहूँ तो -6 - 2 लिखूंगा, वो भी -8 बनता। मैं चाहूँ तो -5 और -3 लिखूंगा, वो भी -8 बनता। मैं चाहूँ तो -4 और -4 लिखूं, वो भी -8 बनता। बात समझ रहे हो। यानी कि हमारे पास देखो -8 को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। -8 जो है वो -8 + 0 के बराबर होता है। -8 जो है वो -7 और -1 के बराबर भी होता है। -8 जो है वो -6 और -2 के बराबर भी होता है। और -8 जो है वो -5 - 3 के बराबर भी होता है। और -8 जो है वो -4 - 4 के बराबर भी होता है। लेकिन हमें इसके दो हिस्से ऐसे करने हैं, हमें वो वाले दो हिस्से चाहिए कि जब हम दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करें ना तो भी आंसर 12 आए। यानी कि जो a × c का आंसर आ रहा है ना वही आए। देखो, अगर पहले केस में मैं मिसाल के तौर पर -8 को और 0 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 0 आएगा, ये नहीं हो सकता। दूसरे केस में अगर मैं -7 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -7, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले केस में अगर मैं -6 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं -6 को और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या बनता है, -6 × -2 इज +12। इसका मतलब हम -8x के ये दो हिस्से करेंगे।
क्यों ये दो हिस्से करेंगे? हिस्से दो करने का रूल ये है कि जो आपका आंसर a मल्टीप्लाइड बाई सी से, a मल्टीप्लाइड बाई सी से आपका जो आंसर आएगा ना, आपका जो आंसर a मल्टीप्लाइड बाई सी से आ रहा होगा, जो कि यहाँ पर 1 इंटू 12 यानी कि 12 आ रहा है, आप दो हिस्से इस तरह से करोगे, आप दो पर्टिकुलरली हिस्से इस तरह से करोगे कि जब आप उन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर आपका सेम आए, तो वो मुझे -6 और -2 में मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा x² -6x -2x + 12 इज इक्वल्स टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से हम क्या चीज कॉमन देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि दोनों के पास x है। x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x - 6, यहां पर हमने -2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x - 6 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये बन गया x - 2 और ये बन गया x - 6 इज इक्वल्स टू 0। बन गए दो फैक्टर्स, फैक्टराइज फॉर्म पर पहुंच गए हम। ठीक है, हमने जो दो फैक्टर्स बनाने की बात करी थी ना, हमने वो दो फैक्टर्स बना लिए। क्लियर हो गया? कोई मसला? ठीक है, कॉमन दोबारा देखो, x² और -6x में क्या चीज कॉमन है? दोनों के पास एक x है, वो x बाहर लिख लिया। दोनों के पास एक x ऐसा था जो कॉमन था ना, तो जो x हमारे पास दोनों के पास जो कॉमन था वो x हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, इसी तरह से -2x और +12 में जो कॉमन था वो -2 था, वो बाहर लिख लिया। ठीक है, तो जो चीज हमारे पास कॉमन थी ना वो हमने बाहर लिखी। डन हो गया? देखो, अगर हम +2 को कॉमन लेते हैं ना, तो अगले जो बीच वाला ब्रैकेट है ना उसमें फिर x - 6 नहीं बचेगा। हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जिससे ये दोनों ब्रैकेट्स भी सेम हो जाए। ठीक है, सही है ना? चलो अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा जरा। हम्म 2 मिनट दीजिएगा बस, मैं आप लोगों के लिए जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्टडी टेक्स्ट से पेस्ट करता हूँ, फिर आप लोगों को वो सॉल्व करने का टाइम देता हूँ। पांच क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 5, और उन पांचों को मैं समझा भी देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, पहला सवाल तो सही है, खुद आप समझ लेंगे, दूसरा भी आप खुद समझ लेंगे। अच्छा, तीसरा जो है ना, तीसरा सुनिएगा जरा गौर से। तीसरा जो है ना उसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, उसको सही कर देता हूँ। तीसरा जो है ना वो होगा आपका 5x² + 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी जगह पर जो है ना वो लिखा हुआ है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? तो ये करेक्शन है, थोड़ी सी आप कर लीजिएगा। ये जो है ना ये ax
पावर 2 है, और ये जो है ना ये -5x पावर 2 है, सही है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी ये x की पावर 2 है। अब ये 1 2 3 4 5 सवाल है। मैं आप लोगों को दे देता हूँ 10 मिनट। मैं आप लोगों को 10 मिनट देता हूँ। 10 मिनट में ज़रा ये सवाल आप लोग ट्राई करें। 10 मिनट है आप लोगों के पास। 10 मिनट में आप लोग ये सवाल जो है वो ट्राई करें। अच्छा, कैलकुलेटर से भी सवालात सॉल्व हो जाएंगे, मुझे आज याद दिलाइएगा। मैं कैलकुलेटर पे कैसे सवालात सॉल्व करने उसके भी लेक्चर को सेंड कर दूंगा, ठीक है। 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट में ये सवाल सॉल्व करें, फिर देखते हैं क्या होता है। 2.10 11 16 17 और 23 सॉल्व करने के लिए ठीक 10 मिनट दे रहा हूँ, फिर डिस्कस करते हैं।
हाँ जी, तो आप लोगों ने सॉल्व किया कुछ? अच्छा, मैं जो है वो ये जो सवालात हैं इसमें से डेट से पहला सॉल्व अगर करता हूँ तो पहला वाला सॉल्व कैसे होगा कि या तो 5x माइनस वन जो है वो 0 के बराबर है, तो 5x जो है वो 1 हुआ और x जो है वो 1/5 हुआ, या फिर x माइनस 4 जो है वो 0 के बराबर है तो x जो है वो 4 हो गया। तो पहले का जो आंसर है वो सी है। ठीक है, दूसरा है एक्सपैंड। एक्सपैंड करना है तो एक्सपेंड करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x इंटू थ्री जो है वो 3x हो जाएगा, फिर जो है वो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा और फिर ये 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। तीसरा बड़ा सिंपल है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू जो है वो 3 है और सी की वैल्यू जो है वो -6 है, तो ए आंसर होगा। उसके बाद जो है वो अब है वैल्यू, बिल्कुल इसका भी ये आंसर होगा, सिर्फ कंपेयर कर कर बताना है। और आखिरी है सॉल्व। अच्छा, एक्स स्क्वायर बीच में लिखा हुआ है 7x, अगर मैं मिड टर्म को ब्रेक करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 4 और दूसरी जगह पर +3 कॉमन लिया तो x प्लस 4 दोबारा से। ठीक है ना, x प्लस 3 और x प्लस 4 जो है वो 0 के बराबर है, यानी कि या तो x प्लस 3 जो है वो 0 है और x जो है वो -3 है, या फिर x प्लस 4 जो है वो 0 है और x जो है वो -4 है। ठीक है ना, तो सी आंसर होगा। मेरे ख्याल में यहाँ तक हमने काफ़ी पढ़ लिया आज। ठीक है ना, और बहुत सारा आप लोगों को मैं होमवर्क देने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्लास को ओवर करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दे, क्योंकि आप लोगों को होमवर्क मैं बहुत ज़्यादा देने वाला हूँ आज। तो क्लास अगर 15 मिनट 10 मिनट पहले ओवर भी हो जाती है तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो बहुत सारे होंगे। खैर, डी भी हो सकता है अगर क्वाड्रेटिक से करें। नहीं बेटा, डी नहीं होगा, आप चेक करना, दोनों में सेम आंसर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ और बोले और मिड टर्म ब्रेक करें तो आंसर कुछ और आए, ऐसा मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब जरा फिर बेसिक मैथ्स वाला जो हैंड आउट है वो अभी होल्ड कर लो, वो अभी ना करो, कोई मसला नहीं है। पहला प्राइम तुम्हारी जिंदगी का अब जो मकसद है जीने का अगले 3-4 दिन का, वो ये है कि तुम जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है उसके सारे लेक्चर्स जो है जो अभी मैं भेजूंगा वो देख लो। ठीक है, फिर सही है, मैं डिस्कस कर लूँगा सर। x-3 और x-4, बेटा x-3 और x-4 तो नहीं आया, x+3 और x+4 आया है ना ब्रैकेट में। ठीक है, तो बस अब आप लोग चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स देखिए और उसके बैक साइड पर जो सवालात है ना वो सारे सवालात सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, चैप्टर 1 के बैक साइड पर जितने भी सवालात हैं वो सारे सवालात सॉल्व कर लेना, और चैप्टर 1 से रेलिवेंट जो लेक्चर्स भेजता हूँ वो देख लेना। उसके बाद मज़ीद बातें फिर इंशाल्लाह करते हैं, अभी तो हमारी बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं। ठीक है, चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।